क्या होता है उसको जानते हैं। लेकिन उसके जानने के पहले आपको लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आपको जानना होगा। तो हम इसके हेल्प से पहले उन दोनों को समझते हैं, फिर इसके कंडीशन को समझेंगे कि कैसे किसी इक्वेशन को समझेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा किसी पार्टिकुलर इक्वेशन को। जैसे कि पार्टिकुलर इक्वेशन SHM के तौर पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ SHM के बाद वेलोसिटी को कि किस तरीके से लीनियर वेलोसिटी को डिटर्मिनेट किया जा सकता है, एक्सेलरेशन को डिटर्मिनेट किया जा सकता है ना। तो उसे हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिटर्मिनेट करते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे? कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी इन SHM। दैट मीन्स ऑसिलेटरी मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो सकती है एट पोजीशन x पे, एट टाइम t पे, है ना। इन दोनों बातों को समझते हैं। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, लिखोगे वी हैव जनरल इक्वेशन ऑफ SHM x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 प्लस माइनस 5 हो सकता है। तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, तो आप जानते हो v इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स dx बाई dt इक्वल टू, यदि आप डिफ्रेंशिएट करते हो x है तो x की वैल्यू को पूरा पुट करने के साथ डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो उसके लिए हम कर सकते हैं ओमेगा t प्लस 5, है ना। जहाँ पर से a एम्पलीट्यूड है तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर से आप डिफ्रेंशिएट भी करते हो तो a साइन ओमेगा t प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई dt। अब जरा देखो, हम डिफ्रेंशिएट किसको कर रहे हैं, इस फंक्शन को कर रहे हैं टाइम के साथ। दैट मीन्स साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या होगा टाइम के साथ, तो कॉस ओमेगा टी विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, कॉस ओमेगा टी। अभी फंक्शन किसका था, ओमेगा टी का था, तो ओमेगा टी प्लस 5 का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा ना। तो इनटू ओमेगा टी प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या मिलेगा आपको, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन 1, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो आप कह सकते हो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, 1 मिनट, ओमेगा टी प्लस 5 था ना, इस पूरे फंक्शन का जो एंगल था उसको पूरा लिखना होता है, ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पर से क्या लिखे, आई इंटू ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ओनली ओमेगा, 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन का प्रिंसिपल है। तो आप कर सकते हो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, कह सकते हैं या नहीं कह सकते। आप यहाँ पे भी कर सकते हो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मालूम होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कह सकते हो ए ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 आया, आप यहाँ से समझिए कि साइन ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल टू हम कह सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या होगा एक्स डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से कर सकते हैं ए ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो इसकी वैल्यू आती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल आउट हो गया, v की वैल्यू कितनी बची, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए आपका v की वैल्यू हो गया एट डिस्प्लेसमेंट x पे। यहाँ पर से आप कर सकते हो v की वैल्यू जो हो गई एट टाइम t पे,
अब इसके हेल्प से हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ एसेलरेशन तो a इक्वल टू, तो आप जानते हो क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो डी वी बाई डी टी। तो आप a इक्वल टू क्या कहोगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v की वैल्यू कितनी थी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 की डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब आप जरा देखना, ए ओमेगा कांस्टेंट यहाँ पर कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, कॉस की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5। लेकिन ध्यान रहे कि ये टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट हो रहा है और यहाँ पर कॉस का जो फंक्शन है टाइम है ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पर कॉस तो डिफ्रेंशिएट होगा ही होगा, साथ ही साथ चेन रूल के कारण से ओमेगा टी प्लस 5 ही डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। यहाँ पर से फिर से ओमेगा टी प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ओनली ओमेगा। क्यों, क्योंकि टाइम की डिफ्रेंशिएशन 1, 5 की डिफ्रेंशिएशन 0। तो आप कह सकते हो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ओमेगा ए स्क्वायर नहीं, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हम ये भी कर सकते हैं। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स को। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। ए आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब बात होती है कि यहाँ पर माइनस साइन, तो एसएचएम होने की कंडीशन ही होती है कि जो एक्सेलरेशन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्प्लेसमेंट से, और उसके साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन या इसका नेचर हमेशा रिस्टोरिंग होता है। हमेशा इसकी जो रिस्टोरिंग डायरेक्शन होती है मीन पोजीशन की तरफ होती है, जिसके कारण से नेगेटिव साइन दिखाया जाता है। नेगेटिव साइन यही दिखाता है कि इसकी जो डायरेक्शन है हमेशा रिस्टोरिंग है। तो आप कह सकते हो कि हेयर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा इज कांस्टेंट बट x is not constant, therefore a is directly proportional to minus x. a is directly proportional to minus x. That means it represent in SHM acceleration is directly proportional to displacement and it's restoring and it's having restoring nature, that means हमेशा अपने मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा। अब बात होती है कि आपने वेलोसिटी को देखा, एक्सेलरेशन को देखा, एसएचएम होने की कंडीशन को देखा कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वो भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल होगा। थोड़ा मेरा इंक कम हो गया, इंक को फिलअप कर लूँ। हाँ, तो अब हम लोग इस एक्सेलरेशन को जानने के बाद इसकी नेचर को समझते हैं, इस इक्वेशन को समझते हैं कि कैसे इसको और दोबारा दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपने देखा कि एसएचएम होने की कंडीशन एक्सेलरेशन के लिए। अब इसके बाद हम इस इक्वेशन को यदि हम रीराइट करते हुए लिखें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को हम एक्सेलरेशन को क्या बता रहे थे, एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर तो ऐसे लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या हम ऐसे भी लिख सकते डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। मालूम है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पे जो दिख रहा है, ये किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई करने में भी यूज हो सकता है कि वह इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन है या नहीं। दैट मीन्स एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसी में यूज होकर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज दैट
सपोज दैट कोई इक्वेशन है x इक्वल टू ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी। इसके बारे में कहा जा रहा है यह SHM को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। कैसे समझेंगे कि SHM को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा? तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें देख रहे हो ना, एक्स को डबल ऑर्डर डिफरेंशिएट करके डिटर्मिनेट करना होगा, फिर ओमेगा स्क्वायर एक्स से सेटिस्फाई करके देखना होगा कि ए इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है इस इक्वेशन के तौर पे। तो आप ऐसे देखिए, पहले एक्स की वैल्यू ए ई आई टू दी पावर ओमेगा टी, माइनस नहीं था, आई ओमेगा टी। तो हम कह सकते हैं कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई डी टी इक्वल टू, आप देख रहे हो इस पूरे टर्म को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आई ओमेगा टी को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हम क्या लिखेंगे, ए एक्सपोनेंट की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, बस जैसे हो ई का डिफ्रेंशिएशन, दैट मीन्स एक्सपोनेंट की डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं होती है, वैसा ही रहती है। तो ई टू दी पावर आई ओमेगा टी ही रह जाएगा। पर हाँ, इसके ऊपर जो फंक्शन है आई ओमेगा टी, इसमें वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है कांस्टेंट आई ओमेगा। तो फिर आप इस आई ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, आई ओमेगा। तो यहाँ पर क्या आपका आएगा, आई ओमेगा इंटू ई टू दी पावर आई ओमेगा टी, है ना। ये आपका डी एक्स वाई डी टी आ गया। अब हम डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर की बात करते हैं, दैट मीन्स एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए आई ओमेगा ई टू दी पावर आई ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर से आपने देखा ए आई ओमेगा ई टू दी पावर आई ओमेगा टी है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से वही होगा आई ओमेगा टी इंटू आई ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन आई ओमेगा। अब आप जरा देखो, आई इंटू आई स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ए ई टू दी पावर आई ओमेगा टी। आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर आई जो है कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, आप क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर को -1, यानी कि -1 इंटू दिस माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको ये देखना, ए इंटू ई टू दी पावर आई ओमेगा टी, ए इंटू ई टू दी पावर आई ओमेगा टी को हमने क्या लिखा था, एक्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आप जरा देखो कि डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही ना। दैट मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके मीनिंग के तौर पे क्या निकले कि यह जो x इक्वल टू ए ई टू दी पावर आई ओमेगा टी का जो इक्वेशन है, ये बताता है कि यह SHM में है, SHM की इक्वेशन है। अब हम इक्वेशन ऑफ SHM से रिलेटेड कोई दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर बात करें तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज दैट कोई मोशन इक्वेशन इस तरीके से लिखा हुआ है, कोई मोशन इक्वेशन किस तरीके से लिखा हुआ है, सपोज दैट कोई मोशन इक्वेशन लिखा हुआ है, x इक्वल टू क्वेश्चन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखा हुआ है। अब कहता है इस इक्वेशन का इनिशियल फेज बताइए, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बताइए, क्या होगा, कैसे डिटर्मिनेट करेंगे। जरा देखो, इस डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से, मोशन इक्वेशन को इस तरीके से लिखा गया, कैसे समझेंगे। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर से ऐसे सोचो कि लगता है दो इक्वेशन की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। हम इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, तो जनरलाइज करने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए इक्वल टू ए जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को हम ऐसा कुछ सपोज करते हैं ताकि इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। तो एक्स इक्वल टू हम ऐसा कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू सपोज दैट आर कॉस फाई लिख लेते हैं, और बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर साइन फाई। बी इक्वल टू क्या लिखेंगे,
आर साइन फाई, जिसके कारण से आप लिख सकते हो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस b की जगह पे हमने क्या लिखा था, आर साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। अब आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू आर। अब आप ऐसे देख रहे हो, इस r को कॉमन ले लो, क्या दिख रहा है आपको, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग देखना होगा। एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दैट मीन्स ए फर्स्ट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस आइडेंटिटीज की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि मैंने क्या बोला था, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर ए की जगह पर क्या है, ओमेगा टी, बी की जगह पे क्या है, फाई। तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। समझ गए, यहाँ पर से ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे क्या हो गया कि एक स्टैंडर्ड यानी कि फाइनल इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। एम्पलीट्यूड इसका क्या है, आर है, इनिशियल फेज क्या है आपका, फाई है। इस एम्पलीट्यूड और फाई को हमें इस ए और बी के टर्म में, ओमेगा टी के टर्म में डिटर्मिनेट करना है। कैसे करेंगे, तो आप उसे ऐसे भी देख सकते हो, इस तरीके से भी। जैसे देखिए x इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, हमने आपको दिखाया a इक्वल टू आर कॉस फाई, b इक्वल टू आर साइन फाई। तो हम ऐसा कर सकते हैं, tan फाई इक्वल टू आर साइन फाई डिवाइडेड बाई आर कॉस फाई इक्वल टू आर साइन फाई की वैल्यू क्या थी, b, और आर कॉस फाई की वैल्यू क्या थी, a। देयरफॉर फाई की, tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, b बाई a। देयरफॉर फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b बाई a। ए रिजल्टिंग इक्वेशन का इनिशियल फेज हो गया। अब इसके एम्पलीट्यूड की बात होती है, यहाँ पर आर की बात होगी। आर को कैसे डिटर्मिनेट किया जा सकता है, तो आर को डिटर्मिनेट करने के लिए आप कह सकते हो आर इक्वल टू, हम ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर साइन फाई का स्क्वायर प्लस आर कॉस फाई का स्क्वायर। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो आर की जगह पे क्या था, आर साइन फाई के बी स्क्वायर, कॉस फाई की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर। ए क्या हो गया, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं भी उसे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग जानते हैं इस इक्वेशन के हेल्प से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम में हो तो। ठीक है, उसके पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। थ्योरेटिकल पोर्शन के तौर पे आप कर सकते हो, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन आए हैं उससे मैं पहले देख लूँ। सपोज दैट x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो v इक्वल टू क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके साथ ही साथ इसको यदि सिंपल तौर पे मैं बोलूँ टाइम t के अकॉर्डिंग, तो हम कर सकते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन एसएचएम। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आप जानते हो हाफ एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या है, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इन एसएचएम। अब आप देखिए हाफ एम, वी की वैल्यू कितनी है, तो वी की वैल्यू आपका ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा
कहाँ? तो SHM में। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन SHM। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। नेगेटिव वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स, दैट मीन्स नेगेटिव वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप कह सकते हो कि लेट वर्क डन इन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट is done by restoring force minus m omega square x is, तो आप यहाँ से कर सकते हैं वर्क डन, यानी कि डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डी डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन बाय फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, दैट मीन्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यदि दोनों की डायरेक्शन सिमिलर रही तो डी यू की वैल्यू हो जाएगा। हम यहाँ से कर सकते हैं कि डी यू की वैल्यू, लेकिन ये ऑलरेडी एक निगेटिव साइन है और एक इसका अपना खुद का निगेटिव साइन, तो डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to u। 0 to u क्यों इंटीग्रेट किए? जिस समय ये जस्ट मूव करने के लिए स्टार्ट किया था उस समय रिस्टोरिंग फोर्स के कारण से जो वर्क डन था 0 था, तो उसका नेगेटिव वैल्यू भी 0 होगा। और फाइनली ये स्टोर कितना कर पाएगा पोटेंशियल एनर्जी u? दैट मीन्स वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स के कारण से जो पोटेंशियल एनर्जी आएंगे वो u आएंगे। तो इसे मैं इंटीग्रेट कर लूँ, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन 0 to मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a। हम यहाँ से लिख सकते हैं डी यू की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? डी यू की इंटीग्रेशन u, अपर लिमिट u, लोअर लिमिट 0, दैट मीन्स फाइनली u एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर से इसकी जो लिमिट है 0 to a नहीं, सॉरी 0 to x, तो यहाँ पर से इसकी जो लिमिट है क्या है आपका? 0 to x। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर यू की वैल्यू हो गई। अब कोई कहेगा कि इसकी सर लिमिट आपने मैक्सिमम लिमिट x क्यों पुट किया, a क्यों नहीं पुट किए? तो यहाँ पर से इलोंगेशन की बात की जा रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है। मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैक्सिमम इलोंगेशन a होगा? ये हो सकता है a भी हो सकता है x भी। उसी कारण से एक जनरल वैल्यू को मैंने कंसीडर किया और वो वैल्यू है आपका x। अब आप देख सकते हो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो वैल्यू आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर टोटल एनर्जी इन SHM ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। अब बात होती है कि ये एनर्जी कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। तो देखो, कोई भी जब ऑब्जेक्ट SHM में है तो उसकी एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और m क्या है? कांस्टेंट है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि इसकी टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी इन फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, पोटेंशियल एनर्जी इन फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। एट मीन पोजिशन पे, दैट मीन्स एट x पे, x इक्वल टू 0 पे, दैट मीन्स मीन पोजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो रही है? 0, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं परफॉर्म हुआ। यहाँ पे आप देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। x इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर करोगे तो ओमेगा ए आएगा और ये मैक्सिमम कहलाता है। समझ गए ना? तो इस तरीके से इसके कुछ टर्म्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, है ना? तो अब हम लोग इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में कहता कि कोई 1 kg की ऑब्जेक्ट जो है SHM में है और SHM में है और इक्वेशन किसको फॉलो कर रहा? 6 cos 100t प्लस 5/4 की इक्वेशन को वो फॉलो कर रहा है। तो कहता है कि आप बताइए कि इनिशियल फेज क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ कहता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये नहीं कहता कि किस पोजीशन पे, सिर्फ पूछ रहा है ओवरऑल कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ उसके पहले कभी भी पूछा जा सकता है वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेशन। तो क्यों ना इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर से आप देखिए सॉल्यूशन के तौर पे कहता है इनिशियल फेज, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन के तौर पे क्या होता है, बाई इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5। आप तो जानते ही हो कि SHM में साइन के भी फॉर्मेट में रख सकते हैं इक्वेशन को, कॉस के भी फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। वो डिपेंड किसके ऊपर करता, हमारा रेफरेंस लाइन के ऊपर डिपेंड करता, और रेफरेंस लाइन से एंगल को मेजर किस डायरेक्शन में किया जा रहा है, कैसे मेजर किया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता। तो उसी के कारण से हम यहाँ पर से दिखा सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के तौर पे a cos ओमेगा टी प्लस 5। अब आप देखो इनिशियल फेज 5 से कंपेयर करते हैं तो 5/4, 5 का तो क्या हो गया π/4। अब बात होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, ए यूनिट जो दिया हुआ था सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर से एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ रही है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 6 आ रही है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी प्लस 5 दैट मीन्स 100t, ओमेगा टी से कंपेयर कर रहे हो तो 100t आएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। अब मैं बात करता हूँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग डिटर्मिनेट करेंगे, उसके पहले वेलोसिटी डिटर्मिनेट करते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा। तो v इक्वल टू जानते हो ना, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता। तो यहाँ पर से आप कह सकते हो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100, a की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻², है ना, माइनस y स्क्वायर। हम इसको y के ही टर्म में रखेंगे क्योंकि y को स्पेसिफाई नहीं किया गया। अब इसके बाद एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग को मालूम है कि इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर इंटू बाई। अब मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ एम, भी की वैल्यू कितनी है ओमेगा स्क्वायर रूट, यानी कि ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, तो लेट कर लेते हैं कि बाई की वैल्यू यदि 0 हो जाए, दैट मीन्स मीन पोजिशन पे चला जाए, ये जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है तो बाई की वैल्यू 0 होगी, और जिस समय बाई की वैल्यू 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगे मैक्सिमम हो जाएंगे, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जहाँ पर से आपके पास हाफ इंटू 1 kg दैट मीन्स 1 इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है 100 का स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6,
6 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि एसआई यूनिट में ही रखेंगे, का स्क्वायर करेंगे, ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिटर्मिनेट हो जाएगी। इस तरीके से इसके बेसिक से कुछ एग्जाम्पल्स रहे। इसके बाद भी इस एसएचएम की बात करें तो इस एसएचएम का जो पार्ट आता है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ना होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम लोग कैसे समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे, फिर हम टाइम पीरियड को भी